Okay guys, so I first of all I specific welcome to all of you. Okay, फार हमारा बहुत ब्यूटीफुली खत्म हुआ है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद ऑडिट. सबसे पहले कुछ मैथ क्रिएट कर रहा हूँ. मैथ नॉट क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ. बहुत लोग ने ना आपको ऐसा बोला होगा ये टफ पेपर है, ऑडिटिंग टफ पेपर है, लास्ट में अटेंड करो, ये करो वो करो. नंबर वन चीज, द पीपल हु आर टीचिंग वो लोग से बुक रीडिंग करता है, विच आई डोंट वांट टू डू. व्हाई आई लव दिस सब्जेक्ट, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है. ओके, फेवरेट इसलिए बिकॉज जिंदगी के कम से कम 2012 टू 2019 6 to 7 इयर्स मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑडिटिंग की. सो व्हाट एवर आई एम गोइंग टू टीच द टॉपिक, ये मैं पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा. ओके, और मैं आपको कुछ डेविएशंस भी बताऊंगा, व्हाट वी प्रैक्टिकली डू और व्हाट बुक सेज. ओके, जनरली जो स्टैंडर्ड्स है दे ऑलमोस्ट आर सेम. ये पूरा जो टॉपिक है 55 टॉपिक्स में डिवाइड है. ओके, बट प्रॉब्लम क्या है, इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. जनरली जैसा फार 1 to फार 6 था, सेम ऐसे ऑडिट ऑड 1 to ऑड 6 है. बट प्रॉब्लम क्या है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ. जब भी मैं फार का टॉपिक जब पढ़ाता था तो टॉपिक्स आर अलाइन, कि अगर एसेट है तो एसेट है, लाइबिलिटीज है तो लाइबिलिटीज है, अदर टॉपिक्स है तो अदर टॉपिक्स है, वो लाइन में थे. बट प्रॉब्लम इज दैट जिस वे से ऑड का पोर्शन सेट हुआ है ये बहुत ऊपर नीचे. मतलब एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं कि पहले चैप्टर में दे आर सेइंग कि ऑडिट ओपिनियन कैसे देना. जब मुझे पता ही नहीं है हाउ टू डू ऑडिट, हाउ हाउ आई विल रिपोर्ट. ओके, मुझे पता ही नहीं. सो एग्जांपल दिस एंटायर सेक्शन 55 टॉपिक्स आर डिवाइडेड इनटू ऑड 1 ऑड 2. बट मैं ये एआईसीपी का प्रोसेस नहीं मानने वाला हूं. ओके, जो आपके सामने ये दिख रहा है, मैं सीधा प्रोसेस मानूंगा अपना. ओके, तो ये टोटल आपका 55 कुछ ऐसे ऐसे डिवाइडेड है. मैं एग्जांपल लेता हूं. एग्जांपल लेट्स से ऑड 4. ये लिटरली आपका ऑडिट का ये चैप्टर होना चाहिए था, ये कहीं बीच में होना चाहिए था. बट उन्होंने क्या किया, इसको सबसे लास्ट में रखा, विच इज नॉट गुड. तो मुझे इनके पैटर्न से नहीं जाना है. व्हाट आई डिड, मैंने अपना ही कंडक्ट कर दिया. मैंने पूरे टॉपिक्स को अपने हिसाब से डिजाइन किया, जो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज लिख के. सेकेंड चीज, व्हाट फाइल में कैसा होता था, दैट नोट्स थोड़े टाइम बाद आए थे तो आपको विंडोज चैनल मिला था. इस बार ऐसा होगा कि हार्ड कॉपी में शायद आपको ये ना मिले. हार्ड कॉपी हमेशा हर लेक्चर के बाद आपको ये सॉफ्ट कॉपी मिलेगी. लेकिन मैं आपको अभी अपना समझाता हूं दैट व्हाट आई डिड. सबसे पहले जो ऑडिटिंग का एक प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस के हिसाब से लेट्स से एंगेजमेंट कैसे चालू होता है, क्या बेस लेके चालू होता है, और मैंने लास्ट उसको खत्म किया है रिपोर्टिंग पे. मतलब मैं जितने भी चैप्टर्स लूंगा ना, मैं कनेक्ट द डॉट करके आपको पढ़ाऊंगा. And second, one more thing, why I'm famous, why I'm becoming famous in the market, because I teach from various grassroots level. Same thing I'm going to apply here. I will assume कि आपको कुछ भी नहीं आता. Okay, I will always assume आपको कुछ भी नहीं आता है, and मैं उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से I'm going to teach this topic thoroughly. Okay, and trust me, mark my words, the people who are seeing recording, मैं इस सब्जेक्ट का चैंप और मैं प्राउडली बोल सकता हूँ. ओके, सो मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने हिसाब से मैंने टॉपिक्स डिजाइन किया. ऑड 1, उसमें ऑड 2 का भी टॉपिक है, 3 का है, अचानक आपको 5 भी मिल जाएगा, 5 का एक टॉपिक मिल जाएगा. सो ये मेरा प्लानिंग है. ओके, मुझे ऐसे ही पढ़ाना है क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इस प्रोसेस से गया तो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा. मेरा मेन मोटिव ये है कि लेट्स से इफ यू आर गेटिंग जॉब इन ऑडिटिंग आल्सो, आपको एक एक वर्ड पता हो. इफ पॉसिबल आई विल शो यू सम वर्क पेपर्स आल्सो, जो मैं आपके लिए क्रिएट करूंगा. मैं केपीएमजी में पहले 5 से 7 साल तक था. मैं वहां के वर्क पेपर्स नहीं ये कर सकता बिकॉज वो इशू हो जाएगा. तो मैं आपको अपने अपने हिसाब से एक वर्क पेपर क्रिएट करके समझाऊंगा दैट हाउ वी डू इट. ओके, तो मैंने अपने हिसाब से सिलेबस डिजाइन किया, उसमें से कोई भी टॉपिक नहीं छूटा. सेकंड चीज, एक बार ये पोर्शन खत्म होने के बाद, एज जैसा हमने फाइल में किया, एक बार ये खत्म हो गया, देन वी विल गो ऑन सिमुलेशन एंड रिवीजन अगेन. तो ये जो 55 टॉपिक्स है उसके रिवीजन वापस होंगे. मैंने पर्सनली इसका पूरा टारगेट लिया 10th of October, which can max to max go to 15th of October. उसके ऊपर ये नहीं जाएगा. ओके, चैप्टर्स आर स्मॉल स्मॉल, बट जस्ट बिकॉज वी सॉल्व सम यहाँ पे भी ऑल्सो, जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं. एग्जाम्पल अगर आप नोटिस करोगे, ये ऑड 1 जो स्टार्टिंग में होना चाहिए था, मैंने सबसे लास्ट में डाला. ओके, सो ये मैंने अपने हिसाब से डिजाइन किया दैट हाउ आई एम गोइंग टू टीच. आपको थोड़ा भी स्ट्रेस नहीं लेना, बट स्टार्टिंग में मैं आपका पहले बेस क्रिएट करूंगा. सबसे पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स सिखाऊंगा कि ऑडिटिंग में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, एक बेसिक डेफिनेशन से चालू करके एक ऐसा जर्नी सेट करूंगा ना जहां पे ऑडिटिंग का आपको सब कुछ है. एंड इट्स माय प्रॉमिस टू यू. ओके, तो ये एकदम डिजाइन है ऐसा ऐसा. ये पेपर जो इतने टॉपिक से देख के आपको डरना नहीं है.
ओके, बिकॉज ये आराम से सब कुछ होने वाला है, ठीक है, ये मेरा भाषण हुआ। अब नाउ लेट्स जंप टू टॉपिक। सबसे पहली चीज, सीपीए में मैं लंच लॉन्च नहीं कर रहा हूं अभी, सीपीए 3 लेक्चर्स के बाद होगा। अब भी मुझे पहले सब्जेक्ट का बेस क्रिएट करना, ओके, विच आई एम डूइंग दिस। सबसे पहले ना मैं आपको एक एग्जांपल से कुछ शुरुआत करूंगा ऑडिट का, ओके। एग्जांपल समझते हैं, लेट्स से ताहा एंड रवि, ओके, ताहा एंड रवि, जस्ट अ सेकंड। I think this page is not good. Let's say Taha and Ravi. Okay. We both are, we wants to do a business. Okay. मैं starting से कुछ चीजें set कर रहा हूँ आपके लिए. We want to set a business. We are very excited. But problem क्या है पता है? ताहा एंड रवि बिजनेस तो स्टार्ट करना है, बट प्रॉब्लम क्या है पता है? हमारे पास फंडिंग नहीं है, हमारे पास फंडिंग नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं पता है? हम लोग ढूंढ रहे कोई तो मिले हमें जिसके पास बहुत पैसा हो। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते हमारा एक दोस्त मिला, नाम है खुशी। बहुत पैसा है, मालदार पार्टी है, ओके। तो खुशी बोलती है क्या हो गया दोस्तों, ताहिर नबी, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू गाइज। तो मैं बोला, तो मैं था उसको कन्विंस कर दे, खुशी यार वी वांट टू सेट अप अ बिजनेस, बट प्रॉब्लम क्या मालूम है खुशी, वी डोंट हैव फंडिंग। तो खुशी बोलती है चल एक ठीक है, आई विल बी साइलेंट पार्टनर, ओके, मैं एकदम साइलेंट पार्टनर हूं, तुमको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो कहा, मैंने बोला यार खुशी, वी वांट सबसे पहले $1 मिलियन, ओके, $1 मिलियन चाहिए मुझे, तो उतना देने के लिए रेडी है क्या? खुशी ने बोला ठीक है, यस, आई एम गोइंग टू गिव यू दिस, बट बदले में ना यार, आई वांट योर 50% इक्विटी, मुझे 50% आपका इक्विटी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली इफ आई एम डूइंग समथिंग, मुझे थोड़ा तो पैसा लगने वाला। ये स्टोरी था पूरा, ओके। ताहिर नबी को बिजनेस करना है, खुशी ने इन्वेस्टमेंट डाला 50% इक्विटी, मतलब आधा बिजनेस का प्रॉफिट है वो खुशी को चाहिए, एंड खुशी इज नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व इन एनीथिंग। अब हुआ क्या? अब क्या हुआ पता है? ईयर 1 आया, एंड ईयर 1 में वी आर शोइंग प्रॉफिट्स, बॉस, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सो जब मैं ईयर 1 में आया तो मुझे पता चला बॉस 20,000 का प्रॉफिट है, 20,000 का प्रॉफिट। ईयर 2 आया, 25,000 प्रॉफिट। ईयर 3, 30,000 प्रॉफिट। बट ना, अब क्या हुआ पता, ताहा मेरे मन में ना एक बात आ रहा, एंड वी आर थिंकिंग यार, एक बात बताया, पूरा बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, ये माता जी ने आया पैसा दिया और 50% प्रॉफिट लेके जाती, ये नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ झोल मारना, ठीक। तो क्या हुआ, अब मेरी बात समझना। ईयर 4 में क्या हुआ? ईयर 4 में दे आर स्टार्टेड रिपोर्टिंग लॉसेस। और मैं एक और चीज बताऊं, बिजनेस चल रहा था, बट आई एम रिपोर्टिंग लॉसेस जानबूझ के। फिर मैं ईयर 5 में आया, ईयर 5 में मैं अगेन आई एम शोइंग 35,000 लॉसेस, बिकॉज मैंने खुशी को, हम लोग ने बोल के रखा था कि खुशी, अगर प्रॉफिट हुआ तो तेरा, अगर लॉस हुआ तो तेरे को बॉन्ड करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है पता है? खुशी ये सोच रही है दैट इतना अच्छा बिजनेस मेरा चल रहा था, 20,000, 25,000, 30,000 ये प्रॉफिट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, बट अचानक क्या ऐसा हो गया बॉस कि ये दिस शोइंग इनटू लॉसेस, दिस इज नॉट गुड। तो खुशी बोलती दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। खुशी ने क्या किया मालूम है? खुशी ने ना एक बंदे को अपॉइंट किया, ही वॉज अ इंडिपेंडेंट पर्सन, ही वॉज अ इंडिपेंडेंट पर्सन, किसी को अपॉइंट किया। लेट्स से उसने अपॉइंट किया मिस सोनल को। लतीशा, मेरे को पता है सोनल कैसी है, छोड़ना, एग्जाम्पल दे रहा है बस, चलेगा? हाँ सर, चलेगा चलेगा। हाँ, वेरी गुड। उसने सर मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। जाने दे, आज पहला लेक्चर। हाँ सर। ओके, तो खुशी ने ना मिस सोनल को अपॉइंट किया। अब सोनल इज लाइक टंग 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 टंग। अब हो क्या था पता है? सोनल ने ना इंक्वायरी चालू चालू की, एंड सोनल इज लाइक कि भाई तुम्हारा जब 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, सोनल ने सबसे पहले क्या बोला पता है? कि बॉस मेरे को सबसे पहले ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए।
सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रही है तो उसने क्या क्या मांगा? वो सबसे पहले बोल रही है दैट आई नीड बैलेंस शीट, मेरे को तुम्हारा बैलेंस शीट दिखाओ। फिर उसने इनकम स्टेटमेंट मांगा, फिर उसने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज मांगा। ये तीन चीज उसने मांगा। बाद में उसने सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन विच इज नथिंग बट योर नोट्स टू अकाउंट्स मांगा। उसके बाद उसको पता चला दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब इन शॉर्ट इन लोग क्या कर रहे थे दैट ये लोग रेवेन्यू बुक नहीं कर रहे थे और एक्सपेंस ये लोग बड़ा बड़ा के दिखा रहे थे। एक्सपेंस ये लोग बड़ा बड़ा के दिखा रहे, जिसकी वजह से मुझे ना इस मोमेंट पे सिर्फ और सिर्फ लॉसेस दिखाई दे रहे। पहले यहां तक बेस क्रिएट हुआ था। खुशी समझ रहा है ये क्या होगा? खुशी यस सर। समझा ये इतना स्टोरी? सोनल, लतिशा, रितिका, हाँ सर समझा। हाँ यस सर। यस समझा। चलो। तो ये लॉसेस है, उसको पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है। अब थोड़ा समझते हैं ये जब गड़बड़ हुआ ना तो ये चीजें हो क्या रही। पहली चीज तो मैं आपको कुछ बताता हूँ। दिस सोनल, द पर्सन हु वाज चेकिंग द इंफॉर्मेशन, ये क्या चेक कर रही थी? शी वाज चेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। शी वाज चेकिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, उसके बेसिस पे उसने उसको क्या किया? रिपोर्ट किया। अब क्या हुआ? अब सोनल को पता चला कि देयर इज सम लोचा इन दिस, या तो कुछ गड़बड़ है। अब सोनल ने फाइनली सब कुछ चेकिंग के बाद ना, एवरी एग्जामिनेशन के बाद, सब एग्जामिनेशन करने के बाद उसने फाइनली क्या किया पता है? उसने, सोनल ने खुशी को रिपोर्ट किया। रिपोर्ट किया दैट बॉस देयर इज सम मिस्टेक, या तो मैं उसको बोल सकता हूं देयर इज सम मिस स्टेटमेंट, देयर इज सम मिसस्टेटमेंट, सम प्रॉब्लम इन योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से खुशी को पता चला कि दया कुछ तो गड़बड़ है। ओके, अब इसी पूरे स्टोरी को ना मैं पूरा ऑडिटिंग स्टोरी पे ही सब पढ़ाऊंगा। अभी इसी स्टोरी को ना थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि ये हुआ क्या। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं ये जो भी चीजें चल रही थी ना, इट वॉज अ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि जब उसने सोनल को अपॉइंट किया, सोनल वॉज अ इंडिपेंडेंट पर्सन। उसको ना तो वो खुशी के साइड से, ना वो ताहा और रवि के साइड से। उसको बस अगर खुशी अपॉइंट कर दी ना, वो सोचिए एज ए इंडिपेंडेंट पर्सन हाउ कैन आई चेक दिस। ओके, अभी उसने इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किया। ये इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन किसका किया? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पहले इतना समझ में आया क्या? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किया ऑफ किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या तो मैं उसको बोल सकता हूं स्टेटमेंट। अब माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या उसने प्रॉफिट ही ऐड किया होगा क्या? या तो प्रॉफिट ही चेक किया होगा क्या? या जो तुम लॉसेस दिखा रहे हो या वो भी चेक उसने किया होगा? दोनों बता ना गाइस। उसने हाँ दोनों सर, चेक किया दोनों। होगा, हाँ हाँ हाँ। प्रॉफिट भी चेक किया होगा, लॉस भी चेक किया होगा। सो मैं क्या लिख रहा हूं बता, आई एम राइटिंग वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। ओके, अब ये जो चीज हो रहा है, लेट्स से मेरा कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म, ये कंपनी इंडिविजुअल पार्टनरशिप तो कैसे भी हो सकता है। तो ऐसा थोड़ी कि सोनल माने को, सोनल आई एम सो सॉरी, सोनल को मैंने इसलिए अपॉइंट किया है ताकि बॉस तू सिर्फ छोटा कंपनी उसका देख, बड़ा कंपनी का तुम मत देख, ऐसा नहीं होता। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इट्स इररिस्पेक्टिव साइज ऑफ लीगल फॉर्म, साइज ऑफ लीगल फॉर्म। मतलब चाहे कंपनी हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, या जो भी हो, उसमें भी आपका ये चीज होने वाला है। कोई ना कोई इंडिपेंडेंट पर्सन आके चेक कर सकता है। सो अभी के लिए हमने क्या लिखा है? इट वाज अ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन whether profit oriented or not irrespective size of a legal form when such examination
such examination is conducted. ये एग्जामिनेशन क्यों कंडक्ट किया, तो मैं फाइनली एक वर्डिंग दे रहा हूं, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। अब मैं स्टेटमेंट को ना साथ में पढ़ता हूं। सो आई एम सेइंग इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन whether profit oriented or not, irrespective size of legal form, when such examination is conducted to express an opinion, and ये पूरे स्टेटमेंट को बोलते हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग सबसे पहला चीज, इट्स अ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। कोई एक बंदा होगा जो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ये चीज करने वाला है। किसका करने वाला है? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मेरा बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, नोट्स ऑफ अकाउंट्स, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। एग्जांपल इंडिया का बता रहा हूं, इफ यू आर अ कंपनी, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको ऑडिटिंग करवाना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव साइज ऑफ अ लीगल फॉर्म, छोटा हो या बड़ा हो, ऑडिटिंग सब में एप्लीकेबल है। When such examination is conducted to express an opinion, finally सोनल ने खुशी को क्या किया? रिपोर्टिंग किया। पहले ऑडिटिंग का डेफिनेशन समझ में आया था? सबको आया? सब समझ में कहा? यस सर। हाँ सर। आया समझ में? Yes. चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और मैं एक और चीज तुमसे प्रॉमिस करता हूं, मैं इसको थ्योरी का फील आने भी नहीं दूंगा। तुम लोग बोलेगा पढ़ाना चुपचाप। Who will do audit? Who will do audit? करेगा कौन बेटा? तो सबसे पहले तो ऑडिट कौन करेगा? ये इंडिपेंडेंट पर्सन करने वाला, इंडिपेंडेंट पर्सन। ओके, अब सिंस वी आर लर्निंग फ्रॉम यूएस, ओके, अभी मैं ना कोई भी चीज ऐसा नहीं बताऊंगा जो मैं कॉमन जो वर्ल्ड वाइड चलता है वो बता। ये इंडिपेंडेंट पर्सन करेगा, और उस पर्सन को वी विल ऑलवेज से दैट ही इज योर ऑडिटर, ही इज योर ऑडिटर। ओके, थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ। द पीपल हु विल वॉच ऑन यूट्यूब, आप लोग मेरे को ये कमेंट करोगे यार ये कम कर रहा है, दीज आर द बेसिक लेक्चर्स, मेरे को सिर्फ बेस क्रिएट करना है। सिंस वी आर लर्निंग अ यूएस सीपीए, तो मैं यूएस के हिसाब से कुछ चीजें बताता हूँ, इससे और भी ज्यादा कंडीशंस है, बट अभी के लिए अब बस एक चीज याद रखें, ऑडिटर बनेगा कौन? तो सबसे पहले चीज, ऑडिटर बनना चाहिए लाइसेंस्ड सीपीए, किसी भी स्टेट से, यूएस के किसी भी स्टेट का कोई सीपीए है, लाइसेंस्ड सीपीए होना चाहिए, या तो अ फर्म ऑफ सीपीएस, मतलब रजिस्टर्ड सीपीए फर्म्स, रजिस्टर्ड सीपीए फर्म्स। तो ये दोनों ऐसे लोग हैं जो लोग ऑडिटिंग कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट, ऑडिटिंग तो मेरा पूरा प्रोसेस है, बट ऑडिटर इज अ पर्सन हु डज द ऑडिट। कौन करेगा? एक तो लाइसेंस सीपीए फ्रॉम द एनी स्टेट, मैं आगे बहुत जब बुक में घुसूंगा तो ऑलरेडी अच्छे से बताऊंगा, और दूसरा अ फर्म ऑफ अ सीपीए, रजिस्टर्ड सीपीए फर्म्स। पहले इतना समझ में आया था, देन आई विल गो ऑन नेक्स्ट स्लाइड। प्लीज मेरे को बोलो। जिस तरह इंडिया में सीओपी होता है उसे वहाँ लाइसेंस होता है या पास होने के बाद ऑटोमेटिक लाइसेंस होता है? अपने इंडिया में जो सीपीए बोलते हैं, सेम वहां पे लाइसेंस सीपीए। ओके सर? फी भी देना पड़ता होगा अच्छा खासा? हाँ सर। मेंबरशिप फी भी होगा अच्छा खासा? हाँ सर, उधर भी होता होगा। 100% तो देना ही पड़ेगा, आप भी बनोगे तो आपको भी देना पड़ेगा। ओके, हाँ सर। ओके, तो अभी मेरी बात समझ लो। अरे कहाँ गया मेरा स्टेटमेंट? अब नॉर्मली मैंने 2 डेफिनेशन, ऐसे टोटल 50 डेफिनेशन हम लोग पढ़ने वाले 3 क्लासेस में। तो सबसे पहला तो ये डेफिनेशन हो गया, आपको ये रट्टा कुछ नहीं मानना। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ दैट आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, अभी टेक्स्ट बुक से कुछ भी नहीं पढ़ा रहा, और मैं तो ऐसा बोलूंगा कि मैं सीपीए भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम जस्ट टीचिंग यू सम वर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। ओके, ये आपका ऑडिटिंग हो गया, दूसरा ऑडिटर हो गया। ओके, दिस वाज सेकंड। नाउ लेट्स गो ऑन थर्ड। आपको पूरे ऑडिटिंग में ना एक वर्ड आपको बार बार आने वाला है, ये है आपका थर्ड, विच इज नोन एज ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस। ओके, अब थोड़ा आराम से समझते हैं कि ऑडिट एविडेंस किसको बोलते हैं। नॉर्मली आपको पढ़ के ये समझ गया होगा, बट मैं थोड़ी चीजें आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि ऑडिट एविडेंस है क्या। आराम से देखो, प्लीज कम। लेट्स से फॉर एग्जांपल, इफ आई एम अ ऑडिटर, मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर रहा हूं। ओके,
सो इनिशियली मैं आपको बोल रहा हूं दैट आई वांट टू चेक रेंट, आई वांट टू चेक रेंट। तो जनरली जब आप रेंट की बात कर रहे हो, आपने एक एंट्री तो पास किया होगा, एंड आपने एंट्री पास किया होगा रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक, ये एंट्री पास किया। अब जनरली लेट्स से इफ यू आर अ ऑडिटर, ओके, आप कोई चीजें चेक करने वाले हो, तो आपको हमेशा ना एक चीजें काम करना ही पड़ेगा। आप मेरी बात प्लीज समझो, आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, इस एंट्री को टिक करने के लिए, या एंट्री राइट है या नहीं, आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ चाहिए। लेट्स से इफ इट इज रेंट एक्सपेंसेस, मैं सबसे पहले चेक करना चाहूंगा रेंट एग्रीमेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। आप सबसे पहले चेक करना चाहोगे रेंट एग्रीमेंट, इतना समझे। लेकिन आपको ये देखना है कि बैंक का अगर आप आउटफ्लो बोल रहे हो, तो ये आउटफ्लो आप कहीं ना कहीं तो चेक करोगे ना। कहां से चेक करोगे? आपको चेक करना पड़ेगा बैंक स्टेटमेंट से, बैंक स्टेटमेंट से, सिंपल। दूसरा, लेट्स से आप यहां पे बोल रहे हो दैट यू हैव परचेज्ड सम मशीन, मशीन, बट ये क्या पता, जब आपने मशीन लिया ना, तो आपने मशीन ऑन क्रेडिट लिया है। एक मिनट, हाँ, ये जो मशीन आपने लिया है, ये मशीन ऑन क्रेडिट लिया। तो जब आपने ये ऑन क्रेडिट लिया है, तो आपने शायद एंट्री कुछ ऐसे पास किया होगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू, मैं इसको बोलूंगा कैपिटल क्रेडिट। कहा? कैपिटल क्रेडिटर मतलब कोई भी एसेट तूने क्रेडिट पे अगर लिया ना, तो उसको कैपिटल क्रेडिटर बोलते हैं। कहा? ओके। ठीक है, हाँ सर। चलो। या अभी ताहा मेरे को एक बात बता, लेट्स से इफ यू वांट टू बाय मशीन, तू मशीन बाय करने वाला है, ठीक है। तो मुझे एक हाँ बात बता, जब तू मशीन बाय करेगा, तो तेरे लिए भी तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ होगा ना। मतलब कहना इससे तेरे पास मशीन का इनवॉइस आया होगा। यस करेक्ट। ओके। दूसरा सर, आप क्रेडिटर कैसे जज करोगे? अब प्लीज मेरी बात समझ। जैसे ही आपने एंट्री भेजा, मैं ऑडिटर हूं, ओके, मैं ऑडिटर हूं, मैं क्या करूंगा, मैं अपने नाम से ना आपको एक कंफर्मेशन भेजूंगा। अपने नाम से नहीं होता, मैं आगे चल के बताऊंगा, ये कुछ अलग ही ट्रिक होता है कि क्लाइंट को बोलना पड़ता है अपने लेटर हेड पे दो, फिर हम लोग एज अ ऑडिटर उसके लेटर हेड पे हम उसको भेजेंगे, मैं सब बताऊंगा। और मैं ना आपके क्रेडिटर को पूछूंगा कि क्रेडिटर एक बात समझना, मुझे एक बात बता, क्या तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1000 डेबिट में दिख रहा है क्या? इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट में क्यों दिखेगा? अगर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट में, तो जनरली सामने वाले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट में दिखेगा। सोनल, लतीशा, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। ओके, मैंने उसको लेटर भेजा, मैं उसको बोल रहा हूँ तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये हो रहा है क्या? अभी क्रेडिटर ने क्या किया मालूम है? ऑडिट, उसने ऑडिटर को लेटर भेज दिया, उसने उसको रिप्लाई किया, और उसने रिप्लाई में लिखा है यस। तो मेरा फंडा, मेरा काम हो गया। आई होप तुमको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। ओके, सो वॉट एवर डॉक्यूमेंट्स while checking I'm using, जो भी मैं यूज कर रहा हूं एक एंट्री चेक करने के लिए, these all are known as audit evidence। ये जितना भी रेंट एग्रीमेंट, बैंक स्टेटमेंट, इनवॉइसेस, कंफर्मेशंस, इंक्वायरीज भी होता है समटाइम्स। अभी लेट्स से आपने प्रोविजन बनाया किसी चीज का, एक्सपेंसेस का, तो आप एक हेड के साथ बैठोगे, उसको पूछोगे भाई ये क्यों किया। एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स से एक कंपनी बोलता है दैट आई वांट टू क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स, तो आप उसको बार बार पूछोगे कि 5% टू नंबर्स कहां से लाना। एग्जाम्पल जब आप फार पढ़ोगे तो वहां पे आपको कंडीशन समझेगा, व्हेन इट इज प्रोबेबल यू नीड टू क्रिएट अ प्रोविजन, तो आप उसको पूछोगे। तो आप क्या करोगे, आपके लिए जो इंक्वायरीज आपने लिया है, आप अगर आप उसको डॉक्यूमेंट भी कर रहे हो, आप उसको लिख रहे हो, इवन दैट इज कंसिडर्ड एज ऑडिट एविडेंस। मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, ये एक लौता टॉपिक भी है, बट अभी के लिए बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब जब अगर बीच में कहीं ऑडिट एविडेंस आया, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऑडिट एविडेंस का मतलब होता क्या है। इसका सिंपल सा एक मतलब ये निकलता है कि देख यार, ये जो जितना भी एक एंट्री को चेक करने के लिए मैं जो भी डॉक्यूमेंट्स यूज कर रहा हूं, दैट ऑल आर ऑडिट एविडेंस। हेलो खुशी, समझी? हाँ सर। ठीक है, चलो लेट्स गो ऑन नेक्स्ट वन। ओके, अभी सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये हर बार आपको सुनने के लिए मिलेगा। देखिए, जस्ट अ सेकेंड।
इसको बोलते हैं assertions. ओके, assertions. आराम से बता दो, जब भी आप ऑडिटिंग कर रहे हो सबसे पहली चीज आपको assertions समझ में आना चाहिए कि है क्या. आराम से समझाता हूं, एकदम बेसिक से. कोई भी ऑडिटर, लेट्स से जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटिंग कर रहे हो तो याद रखना आपको एक प्रोसेस से जाना पड़ता है. आप सबसे पहले जर्नल एंट्री देखते हो, उसके बाद लेजर्स देखते हो. एक ऑडिटर सबसे पहले एंट्री चेक करने के लिए ही विल ऑलवेज चेक योर जर्नल एंट्रीज, उसके बाद वो लेजर में जंप करेगा. समटाइम्स वी गो बाय लेजर्स. ओके, बट होता क्या मालूम है, इफ यू वांट टू चेक एनी अकाउंट, आपको सबसे पहले ये चीज क्लैरिफाई होना चाहिए कि ये अकाउंट किस कैटेगरी में आए. तो पहले ना मैं आपको कुछ चीजें लिख के देता हूं, इसको मैं अपने लैंग्वेज में बोलता हूं सीवॉक. सीवॉक. अब मैं आपको आराम से समझाता हूं कि ये है क्या. ओके, एक सेकेंड ना, पता नहीं कुछ तो हो रहा है. ओके, आराम से समझ लो. सबसे पहले एज अ ऑडिटर आपको इन चीजों पे क्या क्या जजमेंट लेना पड़ेगा, पहले तो मैं आपको ये समझाता हूं, प्लीज मेरी बात समझना. जब भी मैं सी की बात करूंगा, अगर मैं असर्शन सी की बात कर रहा हूं, ऑडिटर ऑलवेज वांट टू चेक दैट योर ट्रांजैक्शन आर कंप्लीट और नॉट. तो उसमें वो कंप्लीटनेस चेक करता है कि वेदर द ट्रांजैक्शंस आर कंप्लीट और नॉट. मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझना मेरी बात. लेट्स से किसी ने आपको सेल्स का लेजर दिया हुआ है. मैं फिर बता रहा हूं, मैं डीप में घुस घुस के नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मेरे को सिर्फ आपको ये समझाना है वर्ड्स क्या क्या होते हैं. ओके, अगर लेट्स से किसी ने आपको सेल्स का जीएल दिया है, जब भी मैं जीएल लिखूं समझ जाना ये जर्नल लेजर की बात कर रहा हूं. और सेल्स का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, ये क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, ये मेरे को बोलता है दिस इज $10,000. क्लोजिंग बैलेंस $10,000. अब मेरी बात समझ, अगर ये सेल्स में यहां पे दिख रहा है तो जनरली डोंट यू थिंक कि मेरे को टीबी में भी, जब तुम्हारा ट्रायल बैलेंस में, टीबी जब भी बोलो समझ आना, ट्रायल बैलेंस, आपके ट्रायल बैलेंस में जो आपका सेल्स अकाउंट होगा ये भी आपको $10,000 पे ही दिखना चाहिए. कहा सही है? करेक्ट. ओके, एक तो ये कंप्लीटनेस हुआ कि आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं, दैट इज वन. दूसरा, जब भी कभी आप ट्रांजेक्शन लिख रहे हो तो वो कंप्लीट है कि नहीं. एग्जाम्पल आप ये भी चेक करोगे कि जो ट्रांजेक्शन 2024 में बुक होना चाहिए था, कहीं वो 2025 में तो बुक नहीं हुआ. दूसरा एग्जाम्पल, क्या कोई ट्रांजेक्शन 2025 में बुक होना चाहिए था, क्या वो 2023 में तो बुक नहीं हुआ. So for that reason, auditor always have to check the completeness of the transaction. जैसे एग्जाम्पल सेल्स हो गया, आपका परचेजेस हो गया, समटाइम्स एक्सपेंसेस आल्सो. तो आपको हमेशा ये ऑडिटर को चेक करना पड़ता है whether the transactions are complete or not. रितिका समझा ये? यस सर, समझा. पहला पॉइंट, ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होना चाहिए. दूसरा, ट्रांजेक्शंस एग्जिस्टेंस में होना चाहिए. अभी मैं एग्जिस्टेंस क्या बोल रहा हूं? अरे यार, एग्जिस्टेंस का सीधा सा मतलब है कि तुमने ट्रांजेक्शन तो बुक कर दिया, लेकिन कम से कम वो तो देखो कि सच में है कि नहीं. मान चला तुम रिकॉर्ड किए जा रहे और ये ट्रांजेक्शन ही नहीं है. अगर वो ट्रांजेक्शन नहीं है तो यू कैन नॉट रिकॉर्ड दैट. समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, अगर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि तुमने कोई एसेट लिया, तुमने एसेट बुक कर लिया, पीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक. अरे बॉस, कम से कम अगर पीपी मेरे को दिख रहा है तो ट्रांजेक्शन तो होना चाहिए ना. मान चला इधर पे एसी तुमने फिट कर दिया और ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं है, तो ऑडिटर विल ऑलवेज चेक ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रांजेक्शंस. समझ में आ रहा है? दूसरा, सोनल समझा ना? हाँ सर. ए, एक्यूरेसी. अभी सोनल बेचारी सोच रही होगी ऑडिटिंग तो टी1 में मैंने भी पढ़ा है, बट इतना घुस घुस के कौन पढ़ा रहा है? पढ़ा होगा ना लाइन लाइन ऐसे से. नहीं, हम लोग को सिर्फ फर्स्ट सेम में ही था, उसके बाद था ही नहीं. क्या पोपट कर रही है लड़की यार. चलो, अभी नेक्स्ट जो ए आ रहा है उसका मतलब होता है एक्यूरेसी.
whether the transactions are accurate or not. सबसे पहले कंप्लीटनेस चेक किया, भाई कंप्लीट है क्या. दूसरा एग्जिस्टेंस, कि सच में ये चीज है क्या. A is known as accuracy, whether the transactions are accurate or not. अगर ट्रांजेक्शन एक्यूरेट ही नहीं है तो भाई मैं एंट्री पास क्यों कर रहा हूं. तो एज अ ऑडिटर आई ऑलवेज नीड टू चेक A whether my transactions are accurate or not. Next is V. V is valuations. Valuations. अब वैल्यूएशन क्यों आता है मैं आपको थोड़ी चीजें बताता हूँ. एग्जाम्पल दोज हु आर माय फार वाला स्टूडेंट्स, आपको ही मालूम है अपनी इधर ना वैल्यूएशंस का बहुत पंगा होता है. मतलब कोई चीजें अमोर्टाइज कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, कोई फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, कोई हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है. सो एज अ ऑडिटर यू ऑलवेज नीड टू चेक कि वेदर द ट्रांजैक्शंस आर वैल्यूड प्रॉपर्ली और नॉट. एग्जाम्पल मैं आपको थोड़े से देता हूँ. जब भी कोई अकाउंट रिसीवेबल आपको बोलता है तो अकाउंट रिसीवेबल शुड ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन एनआरवी. सोनल, लतीशा, अकाउंट हाँ रिसीवेबल सर। ऑलवेज बी रिकॉर्डेड ऑन एनआरवी. Whereas अगर तुम्हारे पास कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट्स है जिनको फार करनी, आप स्ट्रेस मत लो, मैं जानबूझ के आपको बता दूं कि वैल्यूएशन कहां पे आएगा. लेट्स से अगर ट्रांजैक्शन कोई H2M है, होल्ड टिल मैच्योरिटी, आपको मालूम है मैं बहुत इसको जब तक इसका लाइफ नहीं होता मैं उतना ही रखूंगा. तो आपको ही मालूम है जब भी ये ट्रांजैक्शन HTM हो या तो हेल्ड टिल मैच्योरिटी आपने इन्वेस्ट किया तो आपको ये बुक करना पड़ेगा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे. अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे. ओके, खुशी याद आया ना. ओके, इन्वेस्टमेंट अगर है तो आपको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे इसको बुक करना पड़ेगा. सो एज अ ऑडिटर आई ऑलवेज नीड टू चेक वेदर माय ट्रांजैक्शंस आर वैल्यूड प्रॉपर्ली और नॉट. कहा समझा ये. हाँ सर. ओके, अब एक और चीज देखते हैं. ये ओ क्या है. ओ क्या है. ओ मतलब होता है ऑब्लिगेशन. अब प्लीज मेरी बात समझना, जब जब ऑब्लिगेशन का नाम आएगा आई विल ऑलवेज से दैट दिस इज रिलेटेड टू लायबिलिटीज. ओके, अभी ऑब्लिगेशन होता क्या. ऑब्लिगेशन इज माय लायबिलिटी. एग्जांपल लेट्स से इफ आई एम अ पर्सन, आई हैव टेकन बैंक से थोड़ा लोन लिया. मैं बैंक से लोन लिया. अगर मैं बैंक से लोन ले रहा हूं तो नेचुरल सी बात है इट्स माय ऑब्लिगेशन टू रीपे दैट. दूसरा एग्जांपल, अगर लेट्स से मैं क्रेडिटर पे काम कर रहा हूं, ओके, मैंने लोगों से गुड्स लिए ऑन क्रेडिट, तो ऑब्वियसली आई नीड टू पे देम बैक. तो ये मेरा ऑब्लिगेशन हुआ ना, बिकॉज आई नीड टू पे देम बैक. रितिका समझ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ. यस सर. ओके, सौंदर्या, सौंदर्या यस सर. समझ आया ना पूरा. कहीं भी स्टक होगी तो मेरे को भी बोलना. हाँ सर. ओके, तो क्या क्या हो गया. कंप्लीटनेस हो गया, एग्जिस्टेंस हो गया, एक्यूरेसी हो गया, वैल्यूएशंस हो गया, ऑब्लिगेशंस हो गया. ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं, प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है. अभी एग्जांपल एक बात बताओ. लेट्स से आप सर्विस कंपनी है, आपका मेजरली जो अमाउंट आता है वो आपका आता है एक्सपेंडिचर्स, सैलरीज का आता है. अभी किसी ने बोला कि भाई तू सैलरी दिखा किधर है, तो वो बोलता है मैं अदर एक्सपेंसेस में दिखा रहा हूं. दिस इज रॉन्ग प्रेजेंटेशन. दूसरा, जब आप फार पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा देयर आर फ्यू चैप्टर्स व्हिच इज कंप्लीटली रिलेटेड ऑन प्रेजेंटेशन. एग्जांपल ईपीएस इज अ क्लासिक एग्जांपल. तो एज अ ऑडिटर मेरे को हमेशा एक चीज देखना पड़ेगा, whether my transactions are properly presented or not. या तो जो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो मैं रिपोर्टिंग के टाइम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करूंगा, वो प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड है या नहीं है. क्योंकि अगर वो प्रेजेंटेड ही प्रॉपर्ली नहीं हुआ तो मैं करूंगा क्या उसको. ओके, तो पहले तो मेरे को एक बात बताओ, इसको बोलोगे आप लोग क्या बोलोगे. इसको बोलोगे सिवो. असर्शंस कभी भी हुआ तो बोलने का सिवो. completeness, existence, accuracy, valuations, obligation and presentation. Okay, should I go on next? बोल खुशी बोल. यस सर. खुशी इज लाइक फार ही ठीक था. ऑडिट का तो 500 कोडवर्ड हो तो 500 हाँ, सर? 600 कोड. तो कितने कोडवर्ड होंगे पूरे ऑडिट. 500 600 कोडवर्ड हो जाए. सॉरी सर, समझा नहीं मैं सर. एक कोडवर्ड सीबॉब है ना सर, कोड याद रखना. नहीं सर, ऐसे नहीं. कोड ये जहां जहां पे आएगा सर मैं वही बताऊंगा. ये केपीएमजी में इसको यही वर्ड से बोलते थे. मैं इसलिए वही सब बोलता हूँ. ये सब वर्ड्स इतने नहीं. अब मैं ना एक और चीज आपको, एक चीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मेरी बात समझो. थ्योरी का ना एक बहुत बड़ा पंगा है जो सबके साथ होता है लेकिन कोई बोलता नहीं है. आपको ना बहुत सारे क्लासेस मिलेंगे, वो आपको ना निमोनिक कुछ भी बोल के बोल देगा. आपके साथ एग्जाम में क्या प्रॉब्लम होगा मैं आपको बताता हूँ.
आपको एग्जाम में ना निमोनिक याद रहेगा, अंदर का मसाला कुछ याद ही नहीं आएगा। ये होता है, ये होता है। इसलिए ना प्लीज, मैं खुद आपसे बता रहा हूँ, मैं शायद ही किसी किसी चीज में ना ये सब यूज करूंगा, अदरवाइज मैं ये सब यूज नहीं करने वाला, क्योंकि अगर ये यूज किया तो अपना ही सर भाई निमोनिक क्या होता है? हाँ निमोनिक क्या होता है? मैम, यही जो मैं सीवॉप बोल रहा हूँ, CEA ऐसे। ओके। तो मैम वो जानबूझ के नहीं पढ़ा था, क्योंकि ना फिर क्या होगा पता है, एग्जाम में सिर्फ वही याद आता है, अंदर का मसाला भूल भूल जाता है आदमी, तो वो चाहिए ही नहीं मुझे। ओके, अभी लेट्स गो ऑन फिफ्थ। लेट्स गो ऑन फिफ्थ। फिफ्थ इज assertion assertion testing। assertion testing अब क्या होगा? अब assertion testing क्या होता है, प्लीज मेरी बात समझो। एक सिंपल सा एग्जांपल देखो। आई एम अ ऑडिटर। आई एम अ ऑडिटर। मुझे क्लाइंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिला। मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिला। अब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिला है तो उसमें जनरली मेरे बैलेंस शीट के भी अकाउंट्स होंगे, मेरे बैलेंस शीट के भी अकाउंट्स होंगे, और मेरे इनकम स्टेटमेंट के भी अकाउंट्स होंगे, और इस सब के अंदर लेजर्स होंगे। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, एग्जाम्पल समझ। लेट्स चेक ऑन सेल्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट असर्शंस मुझे क्या क्या यूज करना पड़ेगा, मैं कुछ ऐसे लिखता हूं, CEAVOP। अब प्लीज मेरी बात समझो। अगर कोई मुझे सेल्स पूछेगा, सिंस इट्स अ क्रिटिकल अकाउंट, मतलब ऑब्वियसली पूरा P&L इस पे डिपेंड है, तो मैं कंप्लीटनेस को चेक करने वाला हूं। दूसरा, मैं एग्जिस्टेंस भी चेक करूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि सच में सेल्स हुआ है कि नहीं। और तीसरा, मैं फोकस करूंगा एक्यूरेसी के ऊपर। ओके, वैल्यूएशन ठीक है, ऑब्लिगेशन तो ये वैसे भी नहीं है, प्रेजेंटेशन भी चलेगा, लेकिन मेरे लिए जो क्रिटिकल असेसमेंट होगा वो ये तीन पे होगा, whether my sales are complete or not, whether sales are existence, or whether sales are accurate। ये तीन थे। दूसरा एक और एग्जांपल देता हूं। लेट्स से मैं आप अभी आपसे ही पूछ रहा हूं, लेट्स से इट्स अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। तो ताहा मेरे को बात बता, व्हिच ऑफ द थिंग्स यू विल चूज? कंप्लीटनेस, वेरी गुड, एग्जिस्टेंस, वेरी गुड। एक्यूरेसी आएगा, और वैल्यूएशन आएगा, बस। और प्रेजेंटेशन मतलब देख, प्रेजेंटेशन इज अ चेकिंग, लेकिन प्रेजेंटेशन क्या होता है मालूम है? जैसे कुछ एग्जांपल चीजें दैट यू नीड टू डिस्क्लोज इट, कि आपको डिस्क्लोजर देना ही पड़ेगा। ओके। देख, अगर असर्शंस आप लेने जाएंगे तो सब पे टिक हो जाएगा। Okay, हम्म। मैं यहाँ पे क्रिटिकल असेसमेंट बोल रहा हूँ कि किस पे होगा। ये ऑब्लिगेशन तो वैसे भी नहीं है, हाँ, ओके, ऑब्लिगेशन तो प्रेजेंटेशन में नहीं। लेकिन अगर मैं सिर्फ ईपीएस की बात करूँ, तो प्लीज मेरी तो बात इसमें समझना, ईपीएस में एंट्री नहीं आता। सर, हाँ हाँ सर। इसमें लॉन्ग करंट एसेट, लॉन्ग टर्म, नॉन करंट एसेट और इंटेंजिबल अलग अलग प्रेजेंट तो करते हैं सर, अलग अलग कहाँ पे जाएगा सर? सर इसमें ना अपन हेडिंग वाइज नहीं ले सकते, अकाउंट वाइज लेंगे, क्योंकि वी आर फोकसिंग ऑन लेजर्स नाउ। ओके। सर अभी जैसे सेल्स हो गए, ओके, अभी इसमें सेल्स में भी सर दो पार्ट है। एक तो मेरा जो नॉर्मल ट्रेडिंग गुड्स है वो, दूसरा सेल ऑफ सर्विस भी होगा। करेक्ट। सो आई हैव टू ऑडिट बोथ, मैं एक पे नहीं डिपेंड रहूंगा ना सर। ओके, सर पीपीपी का किस जगह क्लासिफिकेशन है, तो वो तो मैं ऑडिट करूंगा ना, कि गलत जगह तो नहीं परफेक्ट सर, क्लासिफाई। सर वो तो आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्रिटिकल जब आप एंट्री चेक कर रहे हो ना सर, क्योंकि हर एक लेजर्स को आप एंट्री के बेसिस पे ओके। चेक करोगे, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इवन दिस इज इंपॉर्टेंट सर, पी भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर मैं असर्शन टेस्टिंग के ऊपर जा रहा हूँ ना, सो मेजरली अभी तो मेरे को फोकस CAAV पे करना है। वो आगे से इसके ऊपर एक चैप्टर है, वो डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ टेस्टिंग मतलब होता क्या। ओके। ओके सर, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, नोट्स पेबल। मतलब इन शॉर्ट, दोज हु आर नॉट फ्रॉम फार, एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इट्स अ बिल्स पेबल। तो इधर पे ना बाकी सब तो ठीक है, सबसे पहली चीज ना, मैं एक चीज हमेशा चेक करूंगा, ऑब्लिगेशन, क्या ये सच में मेरा लायबिलिटी है क्या। दूसरा, मैं एग्जिस्टेंस चेक करना चाहूंगा, और तीसरा, वेदर माय ट्रांजैक्शंस आर वैल्यूड प्रॉपर्ली और नॉट। और मैं एक्यूरेसी तो ठीक है, बट इनिशियली मेरे लिए तीन चीज इंपॉर्टेंट है। सो असर्शन टेस्टिंग मतलब ये होता है कि आप असर्शन ऊपर लिख रहे हो, और उसके ऊपर एवरी अकाउंट यू आर चेकिंग कि ये सच में आप लोग होगा या नहीं होगा।
हेलो खुशी, समझ रही है मैं क्या कर रहा हूँ? सर समझा, बट एक बार तो ये असर्शन टेस्टिंग और असर्शंस का मतलब ऐसा डिफरेंशिएट बता दो ना, क्योंकि उस पे भी किसमें अपन किसमें सिवॉप पे किसमें चेक किसमें करते ही है, क्या क्या किसमें बोल रही फोर्थ है? एंड फिफ्थ में। मतलब खुशी देखना, तेरा असर्शंस वॉइस एंड बहुत असर्शन। असर्शन और असर्शन टेस्टिंग का मेजर डिफरेंस, लाइक दोनों में अरे सिवॉप पे सुन तो अपन सुन, चेक करते अरे हैं, बट इसमें लेजर वाइज जाता है वैसा। खुशी देख देख, जब मैंने असर्शंस बोला ना, तो असर्शंस का मीनिंग मैंने ये बोला कि CEAVOP, दीज आर योर ऑडिटिंग असर्शंस। ओके, एज अ ऑडिटर मेरे को ये चेक करना है ट्रांजेक्शन कंप्लीट है कि नहीं, एग्जिस्टेंस में है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं, वैल्यूएशन है कि नहीं, ऑब्लिगेशन है या प्रेजेंटेशन है कि नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं पता है, जब तू असर्शन टेस्टिंग बोल रही है ना, तो मैं हर एक अकाउंट को ये चेक कर रहा हूं क्या ये असर्शन में फिट बैठ रहा है क्या। एग्जाम्पल, मैंने लिखा सेल्स, तो असर्शन टेस्टिंग ये बोलता है कि क्या ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट है क्या, क्या ये ट्रांजेक्शन एग्जिस्टेंस में था क्या। मैं सिर्फ सेल्स की बात कर रहा हूं बस। मतलब इन शॉर्ट तू समझिए, हर एक अकाउंट का अपना अपना असर्शन होगा। समझा। खुशी अभी आया समझ में? किसी को भी डाउट है? कहा डाउट? नो सर। नहीं? तपन सर, डाउट? सर वही बोल रहे हैं, सेल्स सर अकाउंट्स रिसीवेबल हुआ सर, तो हाँ, उसका वैल्यूएशन एनआरवी वाला जो होता है वो भी वो तो 100% सजा आएगा। उसमें तो वी पे तो टिक होने वाली है। उसमें वी पे भी होगा, सी पे भी होगा, और ए ई पे भी करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को देखना पड़ेगा वो डेटा सच में है या नहीं है। हम्म, ओके सर, नेक्स्ट 6th पॉइंट। इसको मैं मेटेरियलिटी बोलता हूँ। ओके ओके, मैट हमेशा बोलेंगे अपन मेटेरियलिटी। ये एक चैप्टर ये पूरा, उसके ऊपर कम से कम 1.5 दिन जाएगा, बिकॉज ये बहुत बड़ा चैप्टर है। बट अभी के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले एक ऑडिटिंग का ना, एक एक ना लिमिटेशन वो है टाइम। ओके, ये क्यों मैं तुम आपको समझा रहा हूं, देखना प्लीज प्लीज मेरी बात समझो। अगर आप कोई भी एंट्री पास कर रहे हो फर्स्ट X1 पे, ओके, आपका ये खत्म हो रहा है 31/12/X1 में। अभी जिन लोग ने भी फाइल पढ़ा होगा ना, आपको ही पता होगा सेक रिपोर्टिंग करके एक चैप्टर होता है। तो सेक रिपोर्टिंग क्या बोलता है मालूम है, कि आपका जैसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाए, आपको विद इन, उसमें भी क्राइटेरिया है 60, 90, 120 डेज के अंदर आपको एसईसी को रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा। अभी ऑब्वियसली जब आप एसईसी को रिपोर्ट फाइल कर रहे हो, तो ये उसको ऑडिटेड चाहिए। 60, 75, 90 हो 90 भी ना सर, 60, 75 ना? और 90। मैंने ही पढ़ा, मेरे को याद नहीं। 60, 75, 90। ओके, लार्ज एक्सेलरेटर यही सब था उसमें। ओके, एक मिनट। हाँ, चलो नाउ लेट्स गो अहेड, ये वाला हो गया। अब एक बात बताओ, 12 महीने का ट्रांजेक्शन आपने बुक किया, 12 मंथ्स का। अगर आपने 12 मंथ्स का ट्रांजेक्शन बुक किया है, उसको ऑडिट करने के लिए यू आर जस्ट गेटिंग दिस अमाउंट ऑफ डेज। मुश्किल है बस, बहुत मुश्किल है। तो ऑडिटिंग क्या करेगा मालूम है? ऑडिटर क्या करेगा, ही विल ऑलवेज गो ऑन टेस्टिंग। टेस्टिंग, और ये थोड़ा ना सैंपल बेसिस पे हो, सैंपल बेसिस पे। लेकिन उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया। तो ऑडिटर क्या करता है थोड़ा आप समझो, मैं फिर से बता रहा हूँ। ये पूरा 1.5 दिन का एक चैप्टर है, मैं बस आपको 5 से 10 मिनट में ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसा होगा। अब स्टैंडर्ड्स क्या बोलता है? स्टैंडर्ड बोलता है सबसे पहले ना तुम क्लाइंट का बिजनेस देखो। क्लाइंट का बिजनेस देखो, प्लीज मेरी बात समझो। अभी लेट्स से क्लाइंट बोलता है कि मैं फार्मा बिजनेस में, तो किसी ने पूछा कि भाई अगर तू फार्मा बिजनेस में है, तेरे लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो अकाउंट होता होगा ना, वो तेरे लिए होता होगा तेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इंपॉर्टेंट है ये, ऑडिटर के जजमेंट के ऊपर डिपेंड है कि उसको क्या लेना है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं, इफ आई एम फार्मा, मैं एनपीबीटी लूंगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल, इफ आई एम अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो मेरे लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होगा। एक ऐसा चीज जो एसेट में क्रिएट नहीं हुआ, मैं बनाते जा रहा हूं और मेरा इसमें पैसा लगा हुआ। नेक्स्ट, लेट्स से आई एम इन एफएमसीजी मार्केट,
फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ओके, तो इसमें मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स है। लेट्स से आई एम इनटू एविएशन, तो मेरे लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होगा ना वो होगा मेरा एसेट्स, मेरा प्लेन्स। ओके, तो तुम क्या कर रहे हो अभी? सबसे पहले ना आप बेंचमार्क सेट कर दो कि बॉस मैं किस पे काम करने वाला हूँ। बेंचमार्क बैंक का एनपीए भी हो सकता है। बैंक, हाँ सर। बैंक रहा तो एनपीए वगैरह। नहीं सर, ये बैंक से रिलेटेड नहीं, कुछ भी, मैं बेंचमार्क बोल रहा हूँ। नहीं, बैंक रहा तो बिजनेस बैंकिंग नहीं का सर, हो तो अगर बैंक भी एनपीए। रहा तो सर मैं उसमें एनपी नहीं लूंगा, बिकॉज मैं एक ही बार इसको सेट करूंगा, मैं बार बार से चेंज नहीं करूंगा। हाँ, एकदम एक्सट्रीम केस हुआ कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नंबर ही हिल गया, तो ही मैं इसको चेंज करूंगा सर। ओके तपन सर। ये मतलब रूल्स, मतलब लिखा हुआ है कि यही सब लेना है, नहीं या सर, ये खुद रूल्स से एग्जाम्पल सर। एनालिसिस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे आधार पर? नहीं सर, मैं पूरा प्रैक्टिकली बस सब बता रहा हूँ आपको। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये क्यों अलग अलग लगेगा आपको मैं समझाता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये सबका अमाउंट मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, और मैं ये भी बता रहा हूँ ये स्टैंडर्ड नहीं, इट्स अ अजम्पशन ऑन कंपनी टू कंपनी। जब मैं केपीएमजी में ऑडिट करता था, पीडब्ल्यूसी अलग अप्रोच लेता था। तो सर ऑडिटिंग का ना अलग अलग, अभी एग्जांपल मुझे लगता है फार्मा के लिए आई शुड बी टेकिंग सेल्स, बट शायद किसी अलग ऑडिटर को लगता होगा कि प्रॉफिट विल बी गुड बेस, राइट सर? राइट। ओके, तो मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, लेट्स से इफ आई एम ऑडिटर, मैं बोलूंगा लेट्स से इस फार्मा कंपनी का एनपीवीटी $1,00,000 है। ओके, तो मैं बोलूंगा मेरे लिए मटेरियलिटी 10% होगा प्रॉफिट का। मैं आपको सब बता दूं, अभी मटेरियलिटी के अंदर भी ब्रेकअप आता है विच आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, मेरे को भी सिर्फ मटेरियलिटी आपको सिखाना। ओके, एक मिनट। नाउ लेट्स से सिविल, अभी किसी कंपनी ने वो बोला है कि उसका सिविल लेट्स से 20 लाख है, तो एज अ ऑडिटर मैं बोल रहा हूं कि यार सुनो ना, आई थिंक वी शुड बी टेकिंग बिटवीन 0.5% 0.5% टू 1.5%। इट्स अ ऑडिटर्स जजमेंट कि उसको कितना लेना है। नेक्स्ट लेट्स से एफएमसीजी, उसका सेल इज 2 CR, उसका 2 करोड़ उसका सेल्स है, तो मैं एज ऑडिटर बोलूंगा देख यार, लेट्स टेक दिस मटेरियलिटी बेस्ड ऑन 2.5% टू 1%। ये मेरा जजमेंट, मैं कुछ भी लूंगा। ओके, लेट्स से एसेट है, कोई मेरे को बोलता है 1 करोड़ इसका एसेट है, तो मैं बोलूंगा अगेन लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 1.5% टू 1.5% टू 1.55%। ये मेरा जजमेंट है विच आई एम डूइंग। ओके, अब प्लीज मेरी बात समझो, लेट्स कैलकुलेट द अमाउंट। ओके, कोई मुझे यहां पूछेगा तो मैं पूछूंगा ये 10,000। ओके, लेट्स से एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं इस जजमेंट पे आया हूँ कि आई एम गोइंग टू टेक 0.75%। ओके, कहा मेरा थोड़ा सा हेल्प करना, 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.75%, मैं भी करता हूँ 15,000 आ रहा। ये सर। ओके, नेक्स्ट मैं लेट्स से इधर पे ले रहा हूँ 0.33%। ओके, तो 2 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 0.333333%। आई थिंक आई शुड नॉट बी टेकिंग दिस क्योंकि अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन में आ रहा है, 30% लेता हूँ, 0.30 लेता हूँ। So 2 crore 0.3%. So this is coming to 60,000. यस यस। Let's say इधर I'm taking 0.60%. So 1 crore 0.6% is 60,000. Is 60,000. Okay. अब प्लीज नहीं बात समझो, अब मैं किसी एक का एग्जांपल लेता हूं। आई एम ऑडिटिंग अ फार्मा कंपनी। ध्यान से मेरी बात समझो, ध्यान से मेरी बात समझो प्लीज। देखो कुछ चीजें समझा रहा हूं, देखो मैं ऑडिट कर रहा था इसका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस।
अब मेरी बात ध्यान से समझना, इधर मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, एज पर financials, as per financial records, ये मैंने लिख दिया। और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, जब मैं लिख रहा हूँ ना, तो मैं लिख रहा हूँ लेट्स से ये मेरा आया 1 मिलियन, 1 मिलियन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज लिख रहा हूँ, एज पर ऑडिटर, तुमने कुछ कैलकुलेट किया, तुमने ऑडिट किया, और तुमको पता चल रहा है कि तुम्हारे हिसाब से इट शुड बी कमिंग 120, 120, ओके। अब मैं आपको पूछ रहा हूं कि आपको डिफरेंस कितना मिला, बोल लतीशा, बोल जल्दी। 20,000। हाँ सर। इधर पे रोल आता है ऑडिटर का। अब तुमको उसको क्या पूछना है मालूम है, कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, आप बोलोगे भाई पहले तो एक चेक कर, क्या ये मर्टेलिटी से ज्यादा है क्या। मुझे बताओ, तुम फार्मा सेक्टर काम कर रहे थे, तुम्हारा मर्टेलिटी कितना आया था, 10,000, बराबर ना। तो मैं इसको बोलूंगा दैट दिस वाज योर, इट इज मिस स्टेटमेंट। आपको समझा मैं क्या किया। अगर आपको डिफरेंसेस मिला तो आप सबसे पहले उसको मेटालिटी से कंपेयर करोगे। मैं आगे और भी डीप में, ये मेटालिटी एक ही पॉइंट नहीं है, इसके आगे भी आता है। मैं तो अभी आपको सिर्फ बेस बता रहा हूं कि मेटालिटी बोलते किसको। ओके, तो अगर मेरा डिफरेंस मेटालिटी से ऊपर आया देन दिस इज कॉल्ड एज मिसस्टेटमेंट। रितिका समझाइए। यस सर। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, कि मेरा 120 नहीं आ रहा, और मेरा लेट्स से इधर पे जो अमाउंट था इट इज कमिंग टू, लेट्स से मेरा डिफरेंस इज ओनली 5,000। ओके, लेट्स से तुम्हारा जो डिफरेंस था, अगर मेरा ये डिफरेंस 5,000 होता, अगेन आई वुड हैव कंपेयर्ड विद द मोर्टेलिटी। तो मैं इसको क्या बोलूंगा पता है, प्लीज मेरी बात समझो। मेरा मोर्टेलिटी ज्यादा है, मिस स्टेटमेंट कम है, तो मैं इसको लिखूंगा नॉट मटीरियली मिसस्टेटेड, मिसस्टेटेड। मतलब अगर मर्टेलिटी के ऊपर आपका डिफरेंस गया तो उसको मैं मिस स्टेटमेंट बोलूंगा, लेकिन अगर वो मर्टेलिटी के नीचे तो उसको मैं नॉट मटेरियल मिसस्टेटेड बोलूंगा। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बैलेंस। समटाइम्स आई हैव टू इग्नोर, और मैं चुपचाप उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड को टिक करके आगे बढ़ जाऊं। तपन सर, एनी डाउट? नो सर, मिस स्टेटमेंट सर का जो वर्ड है सर, हाँ। ये सिर्फ फिगर का वैल्यूएशन जो निकालते हैं उसी पे कंपेयर करते हैं। नहीं नहीं मतलब सर, इसका वर्ड मिस एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता स्टेटमेंट अगर मैं अभी तो मैंने आपको नहीं बताया, एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, परफॉर्मेंस मेंटालिटी। ओके, उसमें मैं आपको एक्चुअली घुस के बताऊंगा कि मिस स्टेटमेंट आप कब कब बोलोगे। यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा, मेरे को मेंटालिटी का मीनिंग सिखाना है कि ये ऑडिटर का एक जजमेंट वाला अमाउंट है, उसके ऊपर अगर डिफरेंस हुआ तो ये मिस स्टेटमेंट है, उसके नीचे हुआ तो मटेरियल मिस स्टेटेड नहीं है। है? चलेगा। ओके सर। सर, हाँ, अगर अपना डिफरेंस अप्रोक्स समझो 10,000 का ही हो तो भी अपन उसको इग्नोर ही करेंगे ना। एक बार वापिस बोल। अगर अपना डिफरेंस 10,000 ही आ रहा है और अपना हाँ, हम इग्नोर 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 ही इग्नोर करेंगे ना उसको। इग्नोर। लेकिन सुनना, अब क्या हुआ पता है, अब मैं देखो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का बता, लेकिन एक बात बता, क्या होता है मालूम है, समटाइम्स एग्जांपल देख, लेट्स से छोटे छोटे अकाउंट्स तूने ऑडिट किए, प्लीज मेरी बात समझ, यहां मैंने इंडिविजुअली बोला, लेकिन लेट्स से तू छोटा छोटा अकाउंट अगर ये कर रही है और तेरे को हर बार ना 5,000 का डिफरेंसेस बहुत बार मिल रहा है, तो इवन दैट इज नॉट गुड। तो समझी, तो क्यूमुलेटिवली अगर मैं देखूं और वो अगर ज्यादा हो गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, फिर ये आएगा सब चैप्टर, टेंशन मत ले। ओके, हेलो यस तो सर। जी, ओके। अब प्लीज मेरी बात समझना, मैंने मर्टेलिटी के साथ ना आपको एक सातवां भी पढ़ा दिया है मैंने, विच वाज मिसस्टेटमेंट, मिसस्टेटमेंट। ओके, नाउ अभी ऑब्वियसली आपने ऑडिट इतना सारा किया, एक बाय द वे सब जा रहा ना फ्लो में अच्छे से, कहा
हाँ सर। लग नहीं जाना थियरी है भाई। नहीं नहीं, ये तो मैं प्रैक्टिकल पे भी करता हूँ ना थोड़ा बहुत। आइए सर, फैकल्टी का वैकेंसी है। ऑडिट रिपोर्ट। बट अभी ना पता, जब तू ये पढ़ लिया तो शायद तू जब किसी से और से बात करेगा ना, तो शायद तेरे को और अच्छे से वो लोग समझ पाए कि भाई इसको हाँ हाँ हाँ, और काफी करेक्टिंग है, लाइक प्रैक्टिकल और थ्योरी, मतलब ऐसे और बहुत मैं अच्छा कहीं है। तो रॉन्ग जाऊं तो मेरे को बताना प्लीज, मैं रॉन्ग हुआ तो प्लीज। नहीं नहीं, ऐसा आप ज्यादा एक्सपीरियंस है। चलो ऑडिट रिपोर्ट। ओके, अभी ये भाई पूरा चैप्टर, पूरा मॉड्यूल ये ऑड वन इज ऑडिट रिपोर्ट। मैं ये पूरा टॉपिक तो नहीं पढ़ा सकता, बट मैं आपको सिर्फ बता दूं, ये तुम्हारा फाइनल चीज है, ऑडिट रिपोर्ट। अब क्या होता है मालूम है, जब ऑडिट रिपोर्ट होता है तो ऑडिट रिपोर्ट इज अ ओपिनियन इशूड बाय द ऑडिटर। मैं पहले थोड़ा सा लिख देता हूं, इज ओपिनियन issued by issued by auditor, is issued opinion issued by auditor। चलो, अब क्या होता है मालूम है, कहा इधर पे ना वर्डिंग्स में थोड़ा ध्यान देना, अपने इंडिया और इसका वर्डिंग्स अलग अलग है। हाँ हाँ ऑडिट रिपोर्ट, सबसे पहला जो ऑडिटिंग रिपोर्ट के ना कुछ टाइप्स है, मैं पहले वो डिस्कस करता हूं। सबसे पहला होता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अभी इसमें क्या मालूम है? वो बोलता है कि जो भी तूने अकाउंट्स लिखा है ना, तेरा जो यूएस गैप है, तूने ये फॉलो किया प्रॉपर, योर अकाउंट्स आर फेयरली प्रेजेंटेड, सब कुछ है, और मेरे को कुछ भी मिस्टेक नहीं मिला, एक भी मिस्टेक नहीं मिला। ओके, सो आई एम गोइंग टू गिव यू अनमॉडिफाइड ओपिनियन, मतलब इसको क्लीन रिपोर्ट भी बोलते हैं। सो आई एम गोइंग टू गिव यू क्लीन रिपोर्ट। तो जब कभी आपको ऐसा अनमॉडिफाइड ओपिनियन आया, समझ जाना उस कंपनी ने कुछ भी मिस्टेक नहीं किया। इट्स अ अनमॉडिफाइड ओपिनियन, भाई लेके जा, तूने जितना मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट जितना भी सब कुछ दिया, सब कुछ मेरा राइट है, इट्स अ अनमॉडिफाइड ओपिनियन, चलेगा, मजे ही मजे। ओके, दूसरा 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 होता है आपका क्वालिफाइड ओपिनियन। मैं फिर से बता रहा हूं, इसके ऊपर पूरा मॉड्यूल है, क्वालिफाइड ओपिनियन, उसमें अपन रिपोर्ट करना भी सीखेंगे। क्वालिफाइड ओपिनियन, अब उसमें क्या होता है, वो बोल रहा है यार सब चंगा सा, सब चंगा सा, कैप राइट है, सब फेयर है, सब फेयर है, मिस्टेक है, मिस्टेक है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, मतलब इट्स, इसको एक और चीज बोलते हैं, इसको सब्जेक्ट टू रिपोर्ट भी बोलते हैं। सब्जेक्ट टू रिपोर्ट मींस सब कुछ राइट है, कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है, गलत है। इंडिया में 95% कंपनीज को क्वालिफाइड ओपिनियन मिलता है। ओके, बिकॉज क्या होता है मालूम है, समटाइम्स ऑडिटर को तुमने अपॉइंट किया, वो इस डिशों में उसको पढ़ना ही नहीं है, वो बोलता है नहीं रे मेरे को इसमें नहीं पढ़ने का, आप देख लो व्हाट एवर यू वांट टू डू। ओके, तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन दे देगा, वो बोलेगा देख आपको नहीं मानना है, आई विल क्वालिफाई योर रिपोर्ट, बिकॉज मेरे हिसाब से ये सही 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 नहीं है। ऑडिटर रिपोर्ट, ओपिनियन इशूड बाय द ऑडिटर। ओके, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन। ओके, दो हो गया। अभी एक और बता, एक और होता है, उसको बोलते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, अभी ये क्या होता है, आराम से मेरी बात समझ। जब भी मैं आपको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की बात करूं, देख इधर क्या होता है समझ। डिस्क्लेमर बोलता है कि भाई मुझे ना, मैं आज के बाद कभी भी ये BOA ऐसा लिखा ना, इट्स मींस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं मिला, मेरे को ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला, मुझे कुछ भी, मेरे को असर्शन तो छोड़ो, असर्शंस का ए तक कुछ भी नहीं मिला, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं, मैं ऑडिट करूं क्या? मतलब मैं इसको सीधा एक ही आंसर दे रहा हूं, नॉट एबल टू ऑडिट। मेरे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स कुछ मिला ही नहीं है, ना तो इनवॉइसेस मिला है, ना एविडेंस मिला है, मैं करूं क्या? सो आई एम गोइंग टू गिव यू डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ओके, तो वो हिसाब से मैंने, एक तो पहला चीज, ऑडिट रिपोर्ट इज अ ओपिनियन इशूड बाय द ऑडिटर, उसमें से 3 टाइप होता है। सबसे पहला अनमॉडिफाइड ओपिनियन, व्हिच इज योर नंबर 9। ओके, जैसे मैंने आपको 50 डेफिनेशंस बोले थे, तो इंडिया में हम लोग इसी को अनक्वालिफाइड मतलब डिस्क्वालिफाइड, और क्या सर, सॉरी? इंडिया में हम लोग इसको डिस्क्वालिफाइड ओपिनियन बोलते नहीं सर, डिस्क्वालिफाइड नहीं होता, उधर भी अपन क्वालिफाइड ही लिखते हैं। हैं। नहीं नहीं, अनमॉडिफाइड को क्या बोलते हैं?
इंडिया क्लीन रिपोर्ट। क्लीन रिपोर्ट। हाँ, ओके, ये 10 और ये 11, ये चांस ही नहीं सर, मोस्टली कंपनी को नहीं मिलता। ऑडिटर कुछ ना कुछ तो निकालेगा, तो बोलेगा पैसा पैसा क्यों दिया था। ओके, डिस्क्लेमर ओपिनियन। अभी एक काम करो, आप लोग 2 मिनट चिल मारो, आपको भी थोड़ा सा, क्योंकि मैं कब से चिल्लाते जा रहा हूँ। ओके, 2 मिनट बाद वी विल स्टार्ट। आज मैं टारगेट कम से कम 20 वर्ड्स का, 20 वर्ड्स के बाद हो जाएगा। ठीक, लेट्स टेक 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक एंड वी विल बी बैक। ओके, अब ना थोड़ा कुछ ऑडिटिंग का ना एक दो कॉन्सेप्ट है, विच इज 12 एंड 13 पॉइंट्स मैं आपको सिखा रहा हूँ। सर की बात समझो। हाँ सर, इंडिया में तो लोग एक एडवर्स रिपोर्ट भी पढ़ते हैं, यहाँ नहीं होता है क्या एडवर्स? एडवर्स होता है सर, नेगेटिव रिपोर्ट। यहाँ पे सर उसको नहीं बोलोगे डायरेक्ट। एडवर्स मीन सर नेगेटिव रिपोर्ट। नेगेटिव? ये सर है, वो मॉड्यूल नंबर 1 में वो भी आएगा। बट इनिशियली ना ये जो वर्ड्स बार बार आने वाले हैं ना अपने बुक्स में, तो इसलिए मैं वो पढ़ा रहा हूँ पहले। यहाँ पे सब लोग नेगेटिव बोलते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट इन ऑर्गेनाइजेशन। सी, वैसे तो बहुत सारा होता है, ओके, बट मैं उसको क्लियरली 2 पार्ट में ये कर रहा हूँ। ओके, प्लीज मेरी बात समझना। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, ओके, एक मैं बोल रहा हूं इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, और एक है मेरा एक्सटर्नल ऑडिट। सोनल सोनी रही है ना? ये सच में सो गई देख। लतीशा, उसको मार के उठा। सर नहीं नहीं सर, जागी हूँ। अच्छा, मम्मी ठीक। नंबर। ओके, इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट। सबसे पहले मैं एक्सटर्नल ऑडिट की बात करता हूँ। इट इज मेजरली फोकस ऑन फाइनेंशियल ऑडिट्स, फाइनेंशियल ऑडिट। और ये हमेशा हमेशा कोई एक आउटसाइड पार्टी ही ऑडिट करेगा तुम्हारा, आउटसाइड पार्टी। ये इंडिपेंडेंट पर्सन होगा जो आउटसाइड पार्टी है और वही ऑडिट करेगा। दैट इज समथिंग नोन एज एक्सटर्नल ऑडिट, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज फाइनेंशियल ऑडिट। ये आपका पूरा जितना भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऑडिट करेगा। बट जब भी मैं इंटरनल ऑडिट की बात करता हूं ना, तो इंटरनल ऑडिट ना कुछ चीजों के लिए होता है। ओके, जैसे एग्जांपल, ही इज प्लानिंग टू चेक योर कंट्रोल्स। मैं आगे सब बताऊंगा कंट्रोल्स मतलब क्या क्या बोल रहा है। दूसरा, वो आपका रिस्क मैनेजमेंट देखेगा कि आप रिस्क मैनेज कर पा रहे हो क्या। सेकंड, ही विल चेक योर गवर्नेंस, कि आपका कंपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी आपके पास है वो प्रॉपर्ली आपका काम कर रहा है क्या, या इंप्लीमेंट हो रहा है क्या। शेयर होल्डर्स को जो तुमने वादे करके दिए वो प्रॉपर्ली कंडक्ट हो रहा है क्या। अभी नॉर्मली ना जो इंटरनल ऑडिट होता है, इसका मेजरली जो होता है, ये मैनेजमेंट अपने लिए सिर्फ करवाता है। मैनेजमेंट मीन्स आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, या फिर मैं बोल सकता हूं आपका गवर्नेंस, ये अपने लिए करेगा। तो आपका इंटरनल ऑडिटर जो होगा वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा, ये बताने के लिए कि भाई देख, तेरा जो कंट्रोल्स है वो प्रेजेंट, दैट इज फर्स्ट, प्रेजेंट एंड इफेक्टिव है कि नहीं। मैं फिर से बता रहा हूं, इवन दिस इज वन ऑफ द चैप्टर्स वी विल डिस्कस। ओके, वो प्रेजेंट या इफेक्टिव है कि नहीं, और अगर उसको लगता है कि कुछ इंफॉर्मेशन उसको देना चाहिए तो वो देगा। जबकि नॉर्मली क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिट, ये जो मेरे शेयर होल्डर्स होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, बिकॉज ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स ने कंपनी को पैसा दिया हुआ, कंपनी को पैसा दिया हुआ। सो ऑब्वियसली जनरली एक्सटर्नल ऑडिटर इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू द शेयर होल्डर्स। वो हमेशा शेयर होल्डर को रिस्पॉन्स करेगा, उसको बोलेगा कि देख भाई, तेरे कंपनी में ये सब चल रहा है, तू देख ले क्या करना है। ओके, तो इधर पे पॉइंट नंबर 12 एंड 13 व्हिच वाज इंटरनल ऑडिट इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में इसको इसलिए रखा है कि भाई तू कंट्रोल देख के बता वो प्रेजेंट है या इफेक्टिव है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये आना चाहिए कि जब तू कंट्रोल कंट्रोल बोल रहा है उसका मतलब क्या है। आई विल एक्सप्लेन यू वेरी डिटेल। ओके, नेक्स्ट एक्सटर्नल ऑडिट है, पॉइंट नंबर 30, वो फाइनेंशियल ऑडिट होता है। इसको हमेशा आउटसाइड पार्टी या तो एक इंडिपेंडेंट पर्सन करेगा। और मेरी बात एक प्लीज समझना, इंटरनल ऑडिट भी एक ऐसा चीज है, या तो ये कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है, नेचुरली कंपनी अपना एक डिपार्टमेंट ही बना के रखता है इंटरनल ऑडिट का, या तो यू कैन ऑलवेज गो विद आउटसाइड। कोई आउटसाइड इंटरनल ऑडिट क्यों रखेगा पता है, बिकॉज दे वांट अ अनबायस्ड ओपिनियन। अनबायस्ड ओपिनियन इसके लिए बोलेगा, अदरवाइज वो किसी के लिए नहीं लेगा। मतलब इन शॉर्ट, इंटरनल ऑडिट
कंट्रोल्स के लिए, और दूसरा एक्सटर्नल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट आउटसाइड पार्टी करेगा। अभी नाउ लेट्स गो ऑन, इसमें बहुत सारे पॉइंट आएंगे ना, मैं आपको कुछ एक प्रोसेस सिखा रहा हूँ, ये भी फिर से बता रहा हूँ, चैप्टर है बट अभी मेरे को थोड़ा सा सिखाना है इसलिए। जनरली क्या होता है, प्लीज मेरी बात समझना, एक जब ऑडिटर होता है ना, ऑडिटर वो जब किसी कंपनी में ऑडिट के लिए जाता है, ओके, कंपनी में ऑडिट के लिए गया, सबसे पहले ना उसको एक काम करना पड़ता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। इसका मतलब क्या होता है, दैट ऑब्वियसली ही वांट्स टू नो अबाउट द कंपनी, ये कंपनी किस चीज में काम कर रहा है। मैं जितना भी एग्जांपल लूंगा, मैं किसी कंपनी का कभी नाम नहीं लूंगा बिकॉज बहुत बड़ा डिबेट हो जाएगा इस पे, ओके। सो मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, आई यूज्ड टू ऑडिट वन ऑफ द बिगेस्ट सीमेंट कंपनी ऑफ इंडिया, ओके। मैंने 5 साल से उसी कंपनी का ऑडिट किया, नॉट उसी, बहुत सारा, बट दिस वाज माय मेजर पोर्टफोलियो, बिगेस्ट सीमेंट कंपनी ऑफ इंडिया। तो गूगल कर लेना, मैं नाम नहीं लूंगा। अब उसमें क्या होता था, लेट्स से इफ आई हैव टू ऑडिट इन्वेंट्री, ओके, तो सबसे पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि इसका प्रोसेस क्या है, ओके। लेट्स से इसका प्रोसेस क्या है, तो मुझे ये समझना पड़ेगा, सबसे पहले गवर्नमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट सेटल करता होगा, ओके, टेंडर निकालता होगा पहाड़ तोड़ने के लिए, उसको क्लिंकर बोलते हैं। फिर बाद में उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तुमको मिक्स करना पड़ता है, उसमें लेट्स से 2% ऐसा एलिमेंट होता है विच विल क्रिएट फ्लाई ऐश होता है, फ्लाई ऐश जो कोल को बर्न करने के बाद जो भी बच जाता है, उससे ये जो सीमेंट का रंग आपको ग्रे दिखता है, इट जस्ट बिकॉज जो कोल से आपका इलेक्ट्रिसिटी बना है वो ग्रे रंग उस सीमेंट में आता है, ओके। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, कौन उसका डायरेक्टर है, कौन प्रोसेस संभाल रहा है, क्या कर रहा है, वो सब मैं देखूंगा। लेकिन जब कभी मैं ऑडिट करने के लिए बैठूंगा, थोड़ी चीज मेरी बात समझना, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई वांट टू चेक सेल्स, ओके, सेल्स। अभी नॉर्मली अगर मुझे सेल्स चेक करना ना, सबसे पहले मुझे एक बंदे को पकड़ना पड़ेगा, हु विल बी अ प्रोसेस ओनर। मैं बोल सकता हूं इस प्रोसेस ओनर इज अ सेल्स हेड। ध्यान से मेरी बात समझ, सेल्स हेड, आराम से देखना, मैं इसमें ना कम से कम 8-9 कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही उड़ा दूंगा। सबसे पहले मैं सेल्स हेड के साथ बैठा, ओके। अब उसमें क्या हुआ मालूम है, जब मैं सेल्स हेड का बात किया ना, तो उसको बोला सर एक बात बताओ, मुझे ना पूरा प्रोसेस समझना सेल्स का, ओके, प्लीज मेरी बात समझना। एक मिनट, लेट मी एस्केप। अब मैंने क्या बोला, सर आप मुझे ना थोड़ा सेल्स का प्रोसेस समझो। अब इस भाई साहब ने क्या किया, ही इज एक्सप्लेनिंग मी द प्रोसेस, ओके। तो उसने प्रोसेस बताया, उसने बहुत अच्छे से प्रोसेस बताया, इधर से चालू किया, इधर पे खत्म किया, दैट दीज आर माय प्रोसेस, ओके। मैंने बोला ठीक है सर। अब एज अ ऑडिटर जब मैं ये प्रोसेस सुन रहा था, मैं जानबूझ के एग्जांपल ज्यादा दूंगा बिकॉज ये जब टॉपिक आएगा उसमें मुझे देना ही पड़ेगा। जब मैं ये प्रोसेस सुन रहा था ना, तो मैंने क्या किया पता, आई हैव आइडेंटिफाइड, मैंने ना कुछ रिस्क असेसमेंट किए, रिस्क असेसमेंट। ये प्रोसेस समझने के टाइम पे मुझे लगा दिस विल बी माय रिस्क नंबर 1 एंड दिस विल बी माय रिस्क नंबर 2 एंड दिस विल बी माय रिस्क नंबर 3। मतलब एज while अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, मैंने सबसे पहले क्लाइंट के प्रोसेस समझ के ना उसका एक रिस्क असेसमेंट किया, उसका एक रिस्क असेसमेंट कर रहा हूं, और मैं ये चेक करना चाहता हूं कि यार अगर ये प्रोसेस बोल रहा है मेरे हिसाब से दीज आर द रिस्क, तो ये रिस्क असेसमेंट हो गया, मींस यू आर असेसिंग व्हाट काइंड ऑफ रिस्क कैन अकर व्हाइल फॉलोइंग दिस प्रोसेस। एज अ ऑडिटर आप ये चेक कर रहे हो। अब आपने क्या किया, अब आप ऑडिटर को बोल रहे हो कि ऑडिटर सुन, सॉरी, आप क्लाइंट को बोल रहे हो कि सर मुझे लगता है ये रिस्क है, तो आपने उसके लिए क्या किया, तो वो आपको क्या बताएगा कि सर आप ये जो रिस्क बोल रहे हो ना, उसके रिलेटेड ऑलरेडी मैंने कंट्रोल्स डाल के रखा है। आप मेरे को ये रिस्क बोल रहे हो, मैंने उसके अगेंस्ट में C1 रखा है। एग्जाम्पल मैं उसको ये पूछ रहा हूँ कि आप कैसे ये डिफाइन करते हो कि इस बार सेल आपका इतना हुआ या तो ये सेल आपका हो गया, तो मैं उसको बोलता हूं मैं कस्टमर से डिलीवरी चालान लेता हूं, ओके। तो मैंने उसको रिस्क बताया एज अ ऑडिटर कि मेरे को लगता है ये रिस्क है, तुम कंट्रोल बताओ तुमने क्या लिया। मैंने उसको रिस्क 1 बोला, उसने मेरे को कंट्रोल बोला, मैंने उसको रिस्क 2 बोला,
उसने मेरे को कंट्रोल 2 भी समझा कि हम लोग ये कंट्रोल लेते हैं। फिर मैंने उसको रिस्क 3 बोला तो उसने मेरे को 3 भी बताया। कैन आई से ये कंपनी का, उसके कंपनी का ये जो कंट्रोल वो सेट करके रखा है, दिस इज समथिंग नोन एज इंटरनल कंट्रोल। हेलो, कुछ चीजें सब समझ में आई? सबसे पहले मैंने क्या बताया, प्रोसेस समझो। रिस्क असेसमेंट का मतलब आया समझ में रितिका? रिस्क असेसमेंट आया सर समझ में? हाँ मैं प्रोसेस समझ रहा हूँ, रिस्क 1, रिस्क 2, रिस्क 3 में डाल रहा हूँ, उसके अगेंस्ट में कंट्रोल C1, C2, C3। ओके, तो मैंने ये डाल दिया। अब क्या होता है समझो, यू आर द ऑडिटर, आपका चेकिंग करने का राइट है। तो आप क्या करोगे समझो, स्टोरी समझ। सबसे पहले आपको क्लाइंट को बोलोगे कि क्लाइंट ये तो मेरे को समझ गया। ओके, आपने प्रोसेस बताया। अब एक मैं ना क्या करूंगा पता है, आई विल टेक वन सैंपल। मींस लेट्स से मैं सेल्स इनवॉइस एक लूंगा, एक सेल्स इनवॉइस लूंगा। अब मैं क्या करूंगा सुन, ये सेल्स इनवॉइस मैंने लिया। अब मेरा मोटिव क्या है जरा ध्यान से देखो। जब तुम उसको पूछ रहे थे तो उसने बहुत प्राउडली बोला था कि मेरा C1 है, C2 है और C3 है। तुमने बोला था उसको। तुम्हारा काम क्या, ये एक सैंपल लो, एक सैंपल, और पूरा चेक करो कि ये तीनों कंट्रोल्स है क्या। क्या बोला मैंने, एक सैंपल लिया और आप पूरा प्रोसेस चेक करते हो, पूरा, कि जो भी इसने मेरे को बोला है ये पूरा इफेक्टिव है कि नहीं। ये समझ में आया? अगर मेरे को तीनों पे टिक मिला तो मैं बोलूंगा दैट माय कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, दैट माय कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, ये मैं बोलूंगा। अगर एक बात बताओ, अगर आपके एक सैंपल से अगर आपका कंट्रोल इफेक्टिव निकला तो आप क्या बोलोगे पता है, इस कंपनी का ऑडिट करने में रिस्क थोड़ा कम है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं इस कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं रिस्क मुझे कम होगा। लेकिन गलती से अगर कुछ ऐसा निकले तो मैं इसको बोल सकता हूँ मॉडरेट रिस्क। आई होप तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉडरेट रिस्क। ओके, या तो अगर सपोज ये कुछ ऐसा निकला तो आप इसको बोलोगे दैट दिस इज हाई रिस्क लाइन। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। सोनल समझ में आ रहा है? सौंदर्य, हाँ सर। हाँ सर। दोस्त हुआ कॉलेज स्टूडेंट ना, प्लीज मेरी बात समझना। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी तुमको लगेगा कि मैं प्रोफेशनली बता रहा हूं, ये शायद मतलब मुझे नहीं लगता कि ना इतना डीपली ना आराम आराम से सब कुछ समझना। शायद जब तुम्हें प्रैक्टिकल में जाओगे ना, तुम्हारा सामने वाला बंदा जो भी होगा ना वो इंप्रेस हो जाएगा कि तुमको ऑलरेडी कितना अच्छे से आता है। पहले ये 3 का मतलब आया समझ में, ये क्या हुआ? हाँ सर। मैं इनिशियली एक सैंपल लेके बस ये चेक कर रहा हूँ कि माय कंट्रोल्स आर इफेक्टिव और नॉट। और जो ये प्रोसेस मैंने किया ना, इसको हम लोग बोलते हैं दैट दिस प्रोसेस इज नोन एज वॉक थ्रू। समझ में आई? इसको वॉक थ्रू बोलते हैं, ठीक है? तो आई थिंक इफ आई एम नॉट, आगे आगे मैं नंबरिंग बाद में देता हूँ। मैंने ये टेस्ट कर लिया, बट अब क्या होता है मालूम है? अभी जरा आप खुद सोचो, आप कैसे बोल सकते हो एक सैंपल लेके कि इफेक्टिव है कि नहीं? आपको मल्टीपल सैंपल लेने पड़ेंगे। तो आप क्या करते हो एज अ ऑडिटर, यू ऑलवेज गो विथ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, अब मेरी बात ना आराम से समझना। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या है? आपने सेल्स चेक किया, आप उसका बोल रहे हो कि यार मेरा कंट्रोल्स ना इफेक्टिव है, माय कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, आई एम हैप्पी बॉस, आई एम हैप्पी, माय कंट्रोल्स आर इफेक्टिव। लेकिन भाई चेक तो कर कि सच में ऐसा है कि नहीं। इनिशियली तुम जजमेंट नहीं दे सकते हो एक सैंपल से। उसके लिए तुम क्या करते हो पता है? तुम बस उसका डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, उसका कंट्रोल चेक करने के लिए, या तो आई कैन से प्रोसेस चेक करने के लिए आप क्या करोगे, 25 सैंपल्स लो। मैं केपीएमजी के हिसाब से बोल रहा हूं, वी यूज्ड टू टेक 25 सैंपल्स। अब आप क्या करोगे, आप उसको बोलोगे देख यार तूने C1 बोला था, C2 बोला था, C3 बोला था, ठीक है, वी आर गोइंग टू चेक दैट। तो
आप क्या करोगे, 1 से लेके 25 तक यू विल चेक एवरीथिंग शुड बी टिक्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। बट एज ए स्टूडेंट आपका सवाल क्या आएगा, एज ए स्टूडेंट आपका सवाल ये आएगा कि सर गलती से अगर किसी में ऐसा टिकड़ी आ गया तो लतीशा चांसेस है ना, हाँ सर। तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, यू अनदर हैव टू टेक फर्दर 25 सैंपल्स। सॉरी 25 नहीं है, आई एम सो सॉरी, further 5 samples just to take that, और max to max you can take 60 samples। और प्लीज मेरी बात समझना, यहाँ पे आप फाइनेंशियल ऑडिट नहीं कर रहे हो, इधर पे आप सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हो कि कंट्रोल ठीक है कि नहीं, बस। तपन सर समझा सर, ओके सर। आया समझ में सर? ओके, समटाइम्स सर आप भी कभी नोटिस करना, अगर वो आपसे लिमिटेड सैंपल मांग रहा है तो वो टीओसी के लिए ही मांग रहा है। करेक्ट। ओके, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल शो। ओके, 5 सैंपल एक्स्ट्रा लो। अब आपको लगता है 5 सैंपल जो दिया उसमें कुछ भी नहीं हुआ, तो आप बोलोगे योर कंट्रोल सा इफेक्टिव। अब सर आप बोलोगे कि आप ये क्यों बोल रहे हो ऐसा, ये क्यों, मतलब इफेक्टिव हो भी गया तो क्या, अगर मॉडरेट हुआ तो क्या, हाई हुआ तो क्या, मैं सब बता। आपका टीओसी अगर सेट हो गया कि सेल का टीओसी इज इफेक्टिव, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका टीओसी था। नाउ यू विल डू टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ओके। अब मेरी बात समझ लो, टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या होगा। जब भी आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स करते हो, आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक होता है, इसको बोलते हैं सब्सटैंटिव टेस्टिंग, और एक होता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। मैं जानबूझ के शॉर्टकट लिख रहा हूं ताकि आपको सब वर्ड पता हो। समझना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो गया, नाउ यू विल गो ऑन टेस्ट ऑफ डिटेल्स। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप सेल्स का ऑडिट करने जा रहे थे तो आपको ज्यादा नहीं 10,000 ट्रांजेक्शन्स मिले, 10,000 ट्रांजेक्शन्स मिले। डू यू थिंक यू विल डू दिस? आप ऑडिट करोगे इसका? सर 1 लाख लिखा है। 1 लाख ट्रांजेक्शन तू करेगी ऑडिट 1 लाख का? नहीं, व्हाट यू विल डू, यू विल डू सैम्पलिंग। आप लोग फिर सैम्पलिंग करो। ओके, सैम्पलिंग में लेट्स से आपको 100 ट्रांजेक्शन्स आया। अब मेरी बात समझ लो, अगर 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 ये पूरा का पूरा करेक्ट हो गया तो आप क्या बोलोगे पता, क्या बोलोगे पता? आप बोलोगे इंटायर पॉपुलेशन, जब मैं इंटायर पॉपुलेशन बोल रहा हूं मतलब मैं पूरा 10 लाख बोल रहा हूं, दिस ऑल आर करेक्ट। ये तो वैसे ही हो गया, क्लास में 50 लोग बैठे हुए, सुनो मेरी बात ध्यान से। स्टार्टिंग में 5 लोग का बुक चेक किया, मैं बोला भाई सब 5 लोग ने होमवर्क किया, पूरा क्लास ने होमवर्क किया। लेकिन अगर स्टार्टिंग में 5 लोग को पकड़ा और 3 लोग ने होमवर्क नहीं किया, आई विल अज्यूम पूरी क्लास ने होमवर्क नहीं किया और मैं सबको मारेगा पकड़ पकड़ के। आपको समझ रहा है? कैन आई से टेस्ट ऑफ डिटेल इज मोस्टली ना, दिस विल वर्क ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। आई होप तुमको समझ में आ रहा है। मतलब वो भी कंट्रोल चेक नहीं कर रहा है, वो बस ये चेक कर रहा है कि अमाउंट राइट है कि। हेलो, हाँ सर। आया समझ में? यस सर। तो सब्सटैंटिव टेस्टिंग में क्या हुआ कि आपने क्या किया, सैंपल 1 लाख सैंपल था, ट्रांजेक्शन उसको मंगाया, उसमें से सैंपलिंग किया 100। अगर 100 का 100 करेक्ट हुआ तो आप बोलोगे इंटायर पॉपुलेशन इज करेक्ट। लेकिन एक बात बताओ, अब मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा मेरी बात समझ लो। देखते ही ये आता है कि नहीं आपको समझ में, क्यों नहीं आएगा, मैं पढ़ा रहा बॉस। जब जब क्या होता है मालूम है, कोई अगर तुम्हारा कंट्रोल्स इफेक्टिव तो मैंने क्या बोला था, दैट यू विल कम अंडर लो रिस्क। तो मुझे एक बात बता, अगर लो रिस्क हुआ तो तू सैंपल भी कम लेगा ना। जब तेको मालूम है कि तेरा उसका कंट्रोल्स इफेक्टिव ही आ रहा है तो सैंपल कम लेगा ना। फॉर एग्जांपल तुम्हारे केस में 100 सैंपल टेस्टिंग आया जब लो रिस्क था, लेकिन अगर मैं तेको बोल रहा हूं कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मॉडरेट रिस्क है, ये मॉडरेट रिस्क है, तो तू क्या करेगा? तो मॉडरेट रिस्क जब तू बोलेगा तो यू हैव टू इंक्रीज योर सैंपल साइज ना, यू हैव टू टेक 150।
बट अगर तू बोलेगा कि ये लो रिस्क सॉरी हाई रिस्क है, अगर तुम बोला कि ये हाई रिस्क है, तो जनरली यू विल टेक 250 प्लस सैंपल्स। आई होप तुमको समझे, बिकॉज तुम सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तुमको हर बार लगेगा कि कुछ झोल हो गया तो क्या। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यस सर। हेलो, ठीक है, चलो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ये क्या होता है आराम से समझना। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं कि 2024 में तुम्हारा सेल 100 CR था और 2023 में आपका सेल 150 CR था। तो आप सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछोगे कि ये 50% रिड्यूस कैसे हुआ भाई। दैट इज क्वेश्चंस व्हिच यू विल आस्क। एनालिटिकल प्रोसीजर्स में आपका रेशियोज भी आता है व्हिच यू विल चेक। ऑडिटिंग तो करना ही है आपको, सब्सटैंटिव टेस्टिंग तो करना ही है, लेकिन एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से रेंट एग्रीमेंट से आपने चेक कर लिया कि इस कंपनी का रेंट $1,00,000 है और बैलेंस शीट में सॉरी पीएनएल में 120 दिख रहा है। तो एक बात बताओ, एनालिटिकल प्रोसीजर्स तो आप ये भी कर सकते हो, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12 इज 1.2 मिलियन। दिस इज योर एनालिटिकल प्रोसीजर्स। सब्सटैंटिव टेस्टिंग आपने कर लिया, रेंट एग्रीमेंट देख लिया, सब देख लिया, बट आप खुद का तो दिमाग लगाओगे ना। दिस इज योर एनालिटिकल प्रोसीजर्स। आई होप आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। सर हाँ बोलना। एनालिटिकल प्रोसीजर एक बार फिर से समझाओ। देख हाँ सुन, तो मैं क्या बोल रहा था, देख एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर वेरी सिंपल। जैसे पता तूने कॉलेज में कभी कभी रेशियोज लगाया होगा, तू रेशियोज निकाल क्यों रही है? व्हाई यू आर सेइंग करंट रेशियो इज 2.1? ताकि तू ये इवैल्यूएट कर पा रही है कि अगर मेरा करंट लायबिलिटी 1 है, ओके, तो तेरा करंट एसेट 2 है, मतलब ₹1 चुकाने के लिए तेरे पास ₹2 है आज। हाँ बराबर। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होता है, जब आप सब्सटैंटिव टेस्टिंग कर लो तो उसके बाद आप इवैल्यूएट कर दो। एग्जांपल लेट्स से तूने रेंट एग्रीमेंट से रेंट रिसीट चेक कर, रेंट पेमेंट चेक कर लिया, वो तेरा सब्सटैंटिव टेस्टिंग हुआ। लेकिन तू अपना दिमाग भी लगा सकती है ना। अगर वो पीएनएल में देखो 120 दिख रहा है, 1.2 मिलियन दिख रहा है, तो एनालिटिकल प्रोसीजर क्या बोलता है कि तू रेंट एग्रीमेंट पे कितना है, तो वो बोलता है 1000 पर मंथ है, तो वो हिसाब से एक साल का सॉरी 1 लाख पर मंथ है, तो उस हिसाब से 1 लाख 12 महीने का कितना हुआ, 1.2 मिलियन। हाँ 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 समझा? हाँ तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स इज ऑलवेज अबाउट द कैलकुलेशंस। ओके थैंक यू। आया समझ में? हाँ। चलो, वॉक थ्रू वाज 14, दिस वाज 15, दिस वाज 16। एक मिनट, okay, this was 16, 17, 18 और कुछ छूट रहा है क्या? 19। क्या छूट रहा है? एक और कुछ बताएगा? टेस्ट ऑफ डिटेल्स टेस्ट ऑफ डिटेल लिखा, हाँ सर, टेस्ट ऑफ डिटेल नहीं बताना। 20 आज के लिए काफी इतना। हेलो, शायद ना कल 50 हो जाएगा वर्ड्स वाला, बट अच्छा लगा ना, मतलब वी आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ ऑडिट। मतलब मैं नॉर्मली चैप्टर से स्टार्ट कर सकता था, बट मेरे को लगा कि ये थोड़ा नहीं होगा। मैं आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहता हूँ, इज इट गुड? क्योंकि मैं ऐसा पहली बार नाइस। कर रहा हूँ हाँ सर। यस सर। Yes, sir. sir. Yes, sir. कि जब आप ऑडिट का स्टेटमेंट पढ़ोगे, अभी एग्जाम्पल कभी किसी को अगर वो सब्सटैंटिव टेस्टिंग आ गया वर्ड्स में, पब्लिक को आधा पता ही नहीं कि वर्ड क्या है, तो मैं फिर उसी कॉन्सेप्ट पे वापस मेरे को जाना पड़ेगा। सो व्हाट आई थॉट कि इस स्टार्टिंग के 2 से 3 लेक्चर में ना आपको पहले वर्ड्स समझाऊंगा मैं कि वर्ड्स है क्या, तो शायद आपको अच्छे से वो ऑल ऑडिट समझ में। एंड डोंट वरी, मैं बुक रीडिंग नहीं करवाने वाला हूं, एंटायर ऑडिट आई एम गोइंग टू टीच लाइक दिस। ओके, ठीक है, बाय, गुड नाइट। हाँ, ये लेक्चर यूट्यूब पे आएगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। थैंक यू सर सर। हाँ हाँ Bye, sir. Thank you. हाँ मैम। ये नोट्स भेजना ना